ऐतिहासिक स्रोत, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रश्न, चाहे वो हम कोई पीसीएस एग्ज़ाम दें या कहीं पे अगर हम ट्वेल्थ का दे रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन का दे रहे हैं, क्लास ट्वेल्थ का दे रहे हैं, तो हिस्ट्री में ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि सोर्सेज। आप देखो, ये एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा हमें हिस्ट्री का पता चलेगा। सोर्स मतलब क्या होता है? स्रोत, यानी जिससे हमें किसी चीज़ की प्राप्ति होती है। जैसे अगर हम कहें कि हमें लाइट की प्राप्ति किससे होती है, तो सूरज एकमात्र सोर्स है ना, लाइट एंड एनर्जी का। तो उसी तरीके से स्रोत क्या होता है कि वो हमें बताता है कि आखिर इतिहास कैसा था। क्योंकि इतिहास में हम या आप तो नहीं थे, बट फिर भी हम इतने डीप में जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार इतना में हुआ, हड़प्पा सभ्यता में ऐसे होता था, वैदिक पीरियड में ऐसे होता था, और जो अकबर थे वो इस टाइम भारत आए, इस्लाम का शुरुआत ऐसे हुआ, वैदिक पीरियड जो है उसमें सनातन धर्म थे। तो ये सारी चीज़ों को जो हम बोलते हैं, किस आधार पे बोलते हैं? तो यही सोर्सेज के आधार पे बोलते हैं, यानी स्रोत के आधार पे। तो अब आप सोचोगे कि स्रोत क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं, तो यहाँ पे हम सब्जेक्टिव भी, क्योंकि आप देखो कि आप लोग समझ तो जाते हो बट आप लोगों को लिखने में दिक्कत होता है। सो मैंने यहाँ लिख कर पूरा कंटेंट रेडी किया है, जहाँ से आप अपनी कॉपी को भी कंप्लीट कर सकते हो। तो इसमें कि इतिहास का विषय मृत अतीत है, यानी जो मरा हुआ कल है उसके बारे में हम बात करते हैं, जो उन घटनाओं का अध्ययन करती है जो घट चुकी है। इसके अध्ययन के लिए उपलब्ध सामग्री का आश्रय लेना पड़ता है। जिसे स्रोत की श्रेणी में रखा जाता है, यानी जिसका हम आश्रय लेते हैं उसे ही हम स्रोत की श्रेणी में रखते हैं। जिसके अध्ययन के द्वारा हमें अतीत की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक स्थिति के साथ साथ विभिन्न कालखंडों की भी जानकारी प्राप्त होती है, और अतीत से प्रेरणा लेकर ही वर्तमान जीवन को सुविधाजनक बनाते हैं। भारतीय इतिहास की जानकारी के विविध स्रोत उपलब्ध हैं। अब देखो कि हिस्ट्री क्यों जरूरी है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि कल के बारे में देखते हैं। अब हमारा जैसे देखो, आप कोई भी नॉर्मली आप देख लो अपने लाइफ में भी, आप देखते हो ना कि अच्छा पहले मैं ये करता था, पहले मेरा ये काम था, ऐसा घर था, अब क्या है कि इस तरीके से मैं काम करूँगा कि अब मैं और ज़्यादा अच्छा कर पाऊँ। तो जब तक आप हिस्ट्री को नहीं समझोगे ना, आप अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे से प्लान नहीं कर सकते हो। तो ये इसलिए इतिहास ज़रूरी है। तो आप देखो कि विशिष्टता और अध्ययन की दृष्टि से मुख्यतः दो भागों में हम लोग इतिहास को बांट देते हैं। इतिहास को नहीं, इतिहास के स्रोत को। तो पहला हो जाता है साहित्यिक स्रोत और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या होता है, मतलब कोई भी ऐसा आप देखो साक्ष्य, यानी एविडेंस जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो लिखित रूप में है तो उसको हम लोग साहित्य कहते हैं। और पूरा वस्तु, वस्तु मतलब क्या होता है, पुरातात्विक मतलब क्या होता है कि पुरानी जो भी वस्तुएं होती हैं, स्मारक हो गया, शिलालेख, अभिलेख, ये सब इसमें आता है, ठीक है। देखो, अगर मुझे पढ़ाना हो ना ऐतिहासिक स्रोत को, तो मैं मात्र बस इस पेज से आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। मतलब ये जो पेज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके से आप डायग्राम कहीं पे भी बना देते हो, मतलब कि एग्जामिनर समझ जाएंगे कि हाँ आपको ये मतलब पूरा रेडी है आपके माइंड में कि ऐतिहासिक स्रोत में क्या क्या आते हैं, कैसे होते हैं, मतलब मेन बेस है ये। जैसे देखो क्या है, सबसे पहले है कि ऐतिहासिक स्रोत को हम तीन भागों में बांटेंगे। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशी वृत्तांत। विदेशी वृत्तांत क्या होता है कि जब विदेश से, क्योंकि पहले आप देखो कि पहले हमेशा कोई यहाँ आता था, मतलब एक देश से दूसरे देश आते जाते थे विद्वान लोग, और क्या करते थे कि यहाँ से मान लो कि कोई यहाँ से यूनान से यहाँ आया, ठीक है, मेघास्थनी जैसे आए थे, तो वो भारत है, भारत को देखा कि आखिर क्या है, भारत की जो व्यवस्था है वो कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था कैसी है, लोग क्या काम कर रहे हैं, उनकी सोच कैसी है, और सारे के बारे में अपने बुक लिखते थे और फिर वापस अपने देश से ले जाते थे। तो ये भी क्या हो जाता है, एक प्रमुख स्रोत बन जाता है कि हमें पता चल जाता है कि अच्छा उस टाइम जो आए थे उन्होंने भारत को कैसा देखा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए हम तीन भागों में बांटते हैं। अब देखो, जैसे साहित्यिक स्रोत हो गया ना, तो सबसे पहले ये जानना इम्पॉर्टेंट है। सो आप देखो, इसको हम लोग दो भागों में बांट देंगे, पहला धार्मिक और दूसरा गैर धार्मिक। यानी जो भी किताबें लिखी हैं वो दो तरीके से हो सकती है। पहले धार्मिक हो सकती है, धार्मिक क्या, जो धर्म के आधार पर होती है। तो अब आप बोलोगे कि धर्म के आधार पे, और गैर धार्मिक, अधर्म मतलब जो जिसको हम लोग नास्तिक कहते हैं, वो तो ऐसा नहीं होता है। धार्मिक हम उसे कहते हैं जो वेद के आधार पर होता है, ठीक है। जो वेद को मानते हैं उनको हम लोग धार्मिक कहेंगे, जो वेद को नहीं मानते हैं उनको हम लोग गैर धार्मिक कहेंगे। अरे सॉरी, ठीक है।
गैर धार्मिक कहेंगे। धार्मिक मतलब क्या हो गया, जो वेद को मान रहे। वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं, ये आपको पता होगा। और गैर धार्मिक में जो अलग आ जाते हैं सो। तो यहाँ पे आप देख लो, अब जो धार्मिक है उसको भी हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, पहला ब्राह्मण और दूसरा गैर ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मण किसको कहते थे, जो मतलब जो पूजा पाठ ये सब को मानते थे। लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि पूजा पाठ ये लोग इतना करने लगे कि बहुत सारे लोग क्या हो गए, परेशान हो गए ये सब चीज़ से, और वो धर्म परिवर्तन करना चाहें, तो वो क्या कहलाएं, गैर ब्राह्मण कहलाएं। और उन्होंने भी साहित्य को, मतलब यहाँ पे भी हम साहित्य को 2 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन, तो आपने सुना होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो उसी के आधार पे हम लोग गैर ब्राह्मण को भी 2 भागों में बांट देते हैं। यहाँ पे आप देख लो, कहीं पे भी इस्लाम धर्म का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं और इस धर्म अभी आया, मतलब 600 ईसा पूर्व आया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लो कि हम लोग अभी हजारों ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, सो ये बहुत पुराना चीज़ें है। तो यहाँ पे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ब्राह्मण है, बट इस्लाम नहीं मिलेगा आपको। दूसरी बात आप देखो, यहाँ पे गैर धार्मिक में आप सोचोगे कि अब हमने तो सोचा था कि गैर धार्मिक में जैन धर्म आएगा जो वेद से रिलेटेड नहीं है, बट यहाँ तो आपने गैर ब्राह्मण में डाल दिया। तो जो गैर धार्मिक होते हैं ना, उसमें आते जैसे पंचतंत्र कहानियाँ आती है ना, तो उस तरीके से जो कहानी का हो गया या कुछ अलग हो गया, उसको हम लोग गैर धार्मिक में रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया साहित्यिक स्रोत। मेन आपका बेस क्लियर होगा कि आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। तो अब आप आगे देखो कि साहित्यिक स्रोत, अब इसका डेफिनेशन भी तो लिखना होगा। तो ये है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विभिन्न साहित्य ग्रंथ का अपना अलग अलग ही महत्व है। सही बात है, सबका अपना महत्व है, जिनमें अनेक वैदिक, बौद्ध और जैन ग्रंथ, लौकिक साहित्य तथा विदेशी वृत्तांत शामिल है, जो भारत की राजनैतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में हमें बताती है। अब देखो साहित्यिक जो स्रोत है वो कुछ इस प्रकार है, जैसे वेद हैं, कितने हैं, 4 हैं। ब्राह्मण ग्रंथ है, सभी वेद का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके वैसे 6 है ये, ठीक है। उसके बाद अरण्यक है, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण साहित्य, बौद्ध एवं जैन साहित्य और लौकिक साहित्य। अब इस सबको एक एक करके हम लोग डीपली में देखते हैं आखिर वेद क्या है। तो आप देखो कि जो वेद है वो हिंदू धर्म का प्राचीनतम एवं प्रारंभिक ग्रंथ है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें, पूरे धरती की अगर बात करें, तो सबसे पुरानी कोई लिखी हुई पुस्तक है तो वो है वेद। इनके राइटर का भी पता नहीं चलता है। कहा जाता है कि वेदों का निर्माण एक अदृश्य शक्ति ने किया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भगवान मानते हैं, यानी उसको महामानव मानते हैं। तो महामानव 2 ही हो सकता है, या तो आप देख लो कि सुपरमैन, तो सुप्रीम कौन है, गॉड है, तो माना जाता है कि गॉड ने क्या करा है, इसकी रचना की है। तो आप देखो कि जो हिंदू धर्म, जिसको हम लोग सनातन धर्म कहते हैं, उसमें उसका प्रारंभिक और प्राचीनतम ग्रंथ है। वैदिक युग की दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत होने के कारण वेदों का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वेद की संख्या कुल 4 है और सभी वेद का अपना उपवेद है। जैसे देखो बुक में होता है ना कि आप बुक खरीदते हो, नहीं समझ में आता, फिर आप उसका एक पासपोर्ट या फिर गेस कुछ भी एक ले लेते हो, जिससे क्या होता है कि उसको समझने में इजी हो जाता है। तो सेम वैसे ही जो वेद है वो हो गया बुक, और जो उपवेद है वो उसका गेस पेपर आप समझ लो, मतलब उसको थोड़ा सा ईजी में करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो वेद कितने हैं, 4 है। पहला ऋग्वेद, सबसे प्राचीनतम वेद, ठीक है। और उसके बाद आता है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये कुल क्या है, 4 वेद है, ये तो आपको पहले से ही पता होगा। अब आप देख लो इसके उपवेद कौन कौन से हैं। तो जो ऋग्वेद है उसका उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, ठीक है, धनुर्वेद का मतलब यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्प वेद। आप देखो कि ऋग्वेद में क्या होता है कि यज्ञ वगैरह के बारे में बताते हैं। तो आपने रामायण में देखा होगा कि उनको क्या लग जाता है ना, बाण लग जाता है, उसके बाद वो संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी को भेजते हैं। तो आप देख लो कि ऋग्वेद मंत्र वंत्र से, आप ऐसे याद करने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं, बट आप याद कर सकते हो कि यहाँ पे मंत्र वगैरह हो रहा है, और उसके बाद जब उनको चोट लग गया तो उनको आयुर्वेद से इलाज किया गया, इसलिए ऋग्वेद का क्या हो जाएगा, आयुर्वेद हो जाएगा। गंधर्व वेद, तो यहाँ पे आप देख लो कि गंधर्व सामवेद जो है ना वो गाने बजाने से रिलेटेड, और गंधर्व क्या करते हैं, डांस करते हैं। गंधर्व लोग देखा है ना आपने, शंकर जी के आसपास जो रहते हैं भूत गंधर्व वो सब, तो वही रखना, जो गाना गाने के साथ साथ डांस करते हैं। तो सामदेव का गंधर्व वेद याद रहेगा। अब यजुर्वेद,
यजुर्वेद में क्या है, युद्ध के बारे में बताया, य से यजुर, य से युद्ध। अब युद्ध किस चीज़ से करेंगे, धनुष से करेंगे, तो ध से धनुर्वेद, तो यजुर्वेद का धनुर्वेद हो जाएगा। और अथर्ववेद में क्या है कि जादू टोना करता है। तो आप देखो कि ज़्यादातर काला जादू ये सब औरतें लोग करती है। और यहाँ पे शिल्पवेद यानी शिल्प, मान लो कोई लड़की का नाम शिल्पी मान लो या फिर शिल्पा मान लो, तो ये जादू टोना करती है। तो उससे याद रख लो कि अथर्ववेद का क्या हो जाएगा, शिल्पवेद हो जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताया, ये आप अपने माइंड में रखना कि ऋग्वेद आयुर्वेद, सामवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद धनुर्वेद और अथर्ववेद शिल्पवेद। क्लियर हो गया। अब आप देख लो ऋग्वेद के बारे में अब हम डिटेल में जानते हैं कि किसमें क्या है। वो तो मैंने बोल दिया कि ऋग्वेद में इस चीज़ का मतलब लिखा हुआ है, बट फिर भी देखना भी जरूर। तो देखो कि ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिनमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्र, जिसको हम लोग ऋचाएँ कहते हैं, का संग्रह मिलता है, जिसमें आर्यों के राजनैतिक व सांस्कृतिक स्थिति का पता चलता है। तो ये ऋग्वेद हो गया। सेकंड में आता है यजुर्वेद। ये विभिन्न यज्ञ, य से यज्ञ, य से यजुर, य से युद्ध, तो ये तीनों आपस में रिलेशन में रिलेट करते हैं, ठीक है, रिलेशन है इनके बीच। तो ये देखो कि ये विधियों का संग्रह करता है, जिससे उत्तर वैदिक युग की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन का पता चलता है। ठीक है, ये सारे में जोड़ देना, ठीक है। ये एक्स्ट्रा लाइन है, आप देखो बढ़ाने का मतलब होता है ना कि आपको बोलेगा मैक्सिमम इतना वर्ड में लिखें। तो ये सब क्या ट्रिक है कि इस बार बार जो भी चीज़ बोल दो कि ये किससे क्या पता चलता है, तो राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन का पता चलता है, क्योंकि स्रोत से क्या चल रहा है वही पता चल रहा है। तो अब सब में जोड़ते जाएंगे तो लाइन हमारा बड़ा होते जाएगा, वही बात है। तो ये यजुर्वेद समझ में आ गया। सामवेद में क्या है, यह गायन से संबंधित है, या फिर जो पुरोहित यज्ञ के समय गाना गाते थे। नहीं देखते हो अब तो खैर अब मंत्र की तरह पढ़ते और चले जाते हैं पूजा करके, बट पहले यज्ञ वगैरह करते थे। या फिर आप अभी भी देखोगे जो बड़ा बड़ा यज्ञ होता है, जैसे होता है ना रमर्चा पूजा हो गया, इसी तरीके से होता है, मतलब मुझे उतना नाम नहीं याद आ रहा है। तो इस तरीके की पूजा में आप देखो कि बहुत गा के पूरा घी डाला जाता है अग्नि में और बहुत अच्छे से हवन वगैरह किया जाता है। तो पुरोहित गा कर करते थे, तो ये सामवेद में है। और अथर्ववेद में जो भी निगेटिव चीज़ आप देख लो, हिंदू धर्म का जो भी निगेटिव पोर्शन है वो सारा अथर्ववेद में, जैसे जादू टोना, काला जादू, ताबीज हो गया, ये फिर धनुर्विद्या, ये तो खैर अच्छी चीज़ है, बट मैक्सिमम जो ज़्यादा बुरी चीज़ें हैं वो अथर्ववेद में आती है, ठीक है। इसलिए शिल्पवेद, शिल्पा याद रखना, ठीक है। शिल्पा सेठी वाली नहीं, ऐसी कोई शिल्पा। अब ब्राह्मण ग्रंथ, सेकंड में वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ था। तो देखो कि वेदों की भाषा आम जनता के लिए बहुत कठिन थी, अतः इसे आसान बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई, जिससे वेद मंत्रों का अर्थ, प्रयोग, आख्यान, आख्यान मतलब क्या होता है, व्याख्यान कहते हैं ना, एक्सप्लेनेशन, आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। यानी क्या क्या पक्का आप देख लो, ये भी क्या एक तरीके का गेस पासपोर्ट जो भी समझो वही है, ठीक है, जो अच्छे से बता रहे। तो ऋग्वेद का क्या हो जाएगा, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ऋग्वेद का ऐतरेय और कौस्तकी, इसका कोई ट्रिक नहीं, ये आपको खुद से याद करना होगा। ऋग्वेद का ऐतरेय, कौस्तकी, सामदेव का पंचविश, यजुर्वेद का तैत्रेय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। याद रखना, ऋग्वेद ऐतरेय, कौस्तकी, सामवेद पंचविश, यजुर्वेद तैत्रेय, शतपथ और अथर्ववेद का गोपद। 10 बार पढ़ोगे ना अगर लगातार, याद हो जाएगा, उतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब हो जाता है अरण्यक क्या है। तो अरण्य मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा अगर क्या अरे इसको क्या कहते हैं, संस्कृत, तो उसमें अरण्य का मतलब होता है जंगल, या फिर शुद्ध हिंदी में भी। तो देखो कि अरण्य ग्रंथ की रचना वनों में रहने वाले निवासी के मार्गदर्शन के उद्देश्य से किया गया था। देखो पहले सब लोग क्या करते थे कि वन में जाकर यज्ञ करते थे, तपस्या करते थे ना संन्यास लेने के बाद। तो ऐसे में क्या होता था कि वो जंगल में जाके उनको किस तरीके से करना है, तो एक मार्गदर्शन चाहिए ना, मोटिवेशनल नहीं के लिए, उसको क्या कहते हैं, पाथ फाइंडर के लिए। वो क्या करते कि उनको आखिर किस रास्ते पे चलना है, उनको किस तरीके से संन्यास के लिए कौन कौन से कदम उठाने, मतलब इसके बारे में पूरा डीप में अरण्यक में रहता था, जिसमें यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठान के अतिरिक्त चिंतन की भी चर्चा की गई। चिंतन क्या होता है ना, जैसे दर्शन आप देख लो, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि योग दर्शन क्या है, फिर से वैशेषिक दर्शन क्या है,
ठीक है, तो ये फिलॉसफी का हो गया। आखिर मैंने इस पे वीडियो बनाया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप देखोगे कि आखिर दर्शन क्या होता है। जैसे नहीं कहते जो लोग, ये धरती पे क्या है, मोह माया है, हमें क्या करना चाहिए, सभी जीवों से प्यार करना चाहिए, सब मरणशील है, जीवन का एक ही सत्य है, वो ईश्वर है। तो यही सब क्या है, यही सब हम लोग चिंतन में रखते हैं, ये सब चिंतन का टॉपिक है। इंसान को कैसा होना चाहिए, ये सब। वो तो यही अरण्य ग्रंथ है, यानी जो हम लोग जंगल में जिसका निर्माण हुआ उसको हम लोग अरण्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है उपनिषद। तो देखो, उपनिषद यानी गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त होता है। पहले लोग क्या करते थे, देखो पहले लोग का जो अगर 100 वर्ष जीते थे ना, तो इसको 4 भाग में डिवाइड किए हुए थे। तो 4 भाग में डिवाइड कैसे हो जाएगा, तो हम 100 से में डिवाइड करते तो 25 आया था। तो मतलब वो लोग मानते थे कि हम लोग 100 साल तो कम से कम जिएंगे ही। तो पहले लोग जीते भी थे तो 25 साल। तो आप देखो 25 साल वो क्या करते थे कि पहले गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे, फिर 25 साल क्या करते थे, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, यानी शादी ब्याह करके बीवी बच्चों के साथ रहते थे। 50 साल के हो गए। फिर उसके बाद 50 से लेके 25 तक वो समाज के लिए जीते थे, क्या कि समाज में क्या करना होता है ना, बूढ़े बुजुर्ग लोग, उस तरीके से। और 75 साल के बाद वो लोग जंगल की तरफ चल जाते थे और संन्यास जीवन करते थे, और उधर ही क्या करते, तपस्या करते करते वो उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो इस तरीके से, तो ऐसे में जब वो गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करते थे, पहला जो 25 वर्ष होता है, मतलब 25 क्या, 5 से उसको हम मानते हैं, 5 से लेके 25 तक 20 साल। तो ऐसे में क्या होता है कि गुरु के समीप जो बैठकर ज्ञान प्राप्त होता था और उसके बारे में जो बातें होती थी उसको लिखते थे, और उसी से किसका हुआ, उपनिषद का निर्माण हुआ। ठीक है, जो उपनिषद है उन्हीं से इससे प्राचीन भारत का दार्शनिक ज्ञान होता है। अभी मैंने बताया फिलोसफर जो लोग होते हैं वो अपने जिस तरीके से बातों को रखते हैं वो उपनिषद से ही लेते हैं, मतलब उस तरीके से ही इसका निर्माण हुआ था। तो टोटल आप देखो कि उपनिषद की जो संख्या है ना वो 108 है। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे कहीं पे भी पूछ सकते हैं कि उपनिषद की संख्या क्या है, 108। चाहे वो 10th के एग्जाम से लेके आप हाईएस्ट कोई भी एग्जाम में चल जाओ, रेलवे, बैंकिंग, फलान टिकान, जितना भी एग्जाम होता है। अगर हिस्ट्री में आप देखो क्या पूछेगा, यही सब तो पूछेगा, तो ये पूछ सकता है। बट आप देखो कि अगर हम इम्पॉर्टेंट की बात करें, 108 तो है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो वो 13 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं, तो ईश आते हैं, केन आते हैं, केठ आते हैं, मुंडको आते हैं, छादोग्य आते हैं। ये सब क्या है कि मेन मेन इंपॉर्टेंट उपनिषद में आते हैं। उसके बाद है महाकाव्य, जिसको हम लोग एपिक कहते हैं। तो ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि 2 है, एक रामायण है, एक महाभारत। तो ऐसे में देखो कि महाकाव्य के अंतर्गत रामायण तथा, अच्छा कथा नहीं तथा होगा, ठीक है, टाइपिंग में हो जाता है। तो इसमें तत्कालीन राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन का के बारे में वर्णन किया जाता है। आप देख लो, जो रामायण है उसकी रचना कौन की थी, कौन किए थे, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। ठीक है, और जो महाभारत है, मेरा मतलब बहुत अच्छा, अगर आपने नहीं देखा लॉकडाउन में सबसे अच्छा अगर टाइम कटा ना तो वो रामायण और महाभारत देख के कटा। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था अभी जो लॉकडाउन हुआ तब, और मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा। आखिर है ही, आप देखो कि सनातन धर्म में बहुत कुछ ऐसा है ना जिस पे अगर आप देखोगे ना तो आपको गर्व महसूस होगा। और उसी में से ये महाभारत और रामायण, हालांकि बहुत लोग बोलते हैं कि महाभारत नहीं देखना चाहिए, बट ऐसा नहीं। आप देखो कि रामायण से हमें ये पता चलता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, है ना, हमारी ड्यूटी क्या बनती है हमारे पेरेंट्स के प्रति या फिर हमारे जीवन के प्रति, यानी क्या क्या जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जैसे आप देखो कि श्री राम जो इतना कुछ छोड़कर अपने सिर्फ पिता के एक वचन के लिए वो वहाँ चले गए जंगल में 14 वर्ष के लिए, बहुत मतलब आप देखो कि मेन उन्होंने अपना एक उम्र वहाँ पे ख़त्म किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और वही राम महाभारत क्या दिखाता है कि हमें अगर अपने लिए स्टैंड लेना हो तो हमें स्टैंड लेना चाहिए, और किस तरीके से लेना चाहिए। और दूसरी बात ये सिखाता है कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो, वैसे भी आप लोग वेब सीरीज़ ये वो पता नहीं क्या क्या देखते हो, अगर डेली आप एक एक एपिसोड इसका देख लोगे ना, नए वाले महाभारत का या रामायण का नहीं देखना, पुराना वाला देखना, जो उसमें आप देखोगे कि बहुत ही बढ़िया, मतलब इतना मज़ा आ जाएगा देखकर। तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, आपकी ना थोड़ी देर के लिए सोच बदल जाएगी। तो ये ज़रूर देखना।
तो देखो, रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने की थी। और महाभारत की रचना किसने की थी? तो महर्षि वेद व्यास ने की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलग अलग जनपद की जानकारी मिलती है, जैसे पांचाल है ना, पांचाली जो द्रौपदी थी ये पांचाल की थी। उसी तरीके से मगध, कुरु, गांधार है ना, गांधार, शकुनी मामा, महाभारत में ये सब है। ठीक है, ये महाभारत के बारे में ये लाइनें हैं। तो इन सब के बारे में हमें पता चलता है। आप देखो, कृष्णा जी का जो भी है, भगवान कृष्ण का, या फिर जो गीता का निर्माण हुआ है, वो सब महाभारत का ही एक पार्ट है। ठीक है, गीता। तो ये सारा ही आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ क्लियर होगा। तो ये जरूर देखना आप लोग। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो इस धर्म को फॉलो करते हैं उसी के लिए, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, देखना जरूर। उसके बाद है पुराण साहित्य। तो पुराण का अर्थ पुराना अक्षांश होता है। ठीक है, यानी पुराना तो समझ ही रहे, आख्यान यानी एक्सप्लेनेशन। तो पुराण उसे ही कहते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। यानी मतलब उसमें सारा ही मिलता है, डे बाय डे। यानी मान लो कि 2001 का एक मानने के लिए बता रही हूँ, फिर 2002, 2003, 2004। तो ऐसे अगर एक एक पढ़ोगे तो आपका सारा क्लियर हो जाएगी, अच्छा कि इस चीज़ में क्या हुआ था। तो उसी तरीके से ये पुराण साहित्य वैसे ही क्रमबद्ध बने हुए, यानी एक टाइम के बाद फिर दूसरे टाइम के बाद। तो इसमें हमें बहुत डिटेल में जानकारी प्राप्त होती है। इसकी रचना काल महाकाव्य के काल से, यानी रामायण महाभारत के काल से लेकर गुप्त काल तक माना जाता है। पुराण की संख्या कितनी है? तो 18 है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना, देख लो, उपनिषद 108 और ये 18, बस बीच में से 0 गायब है। जिसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? मत्स्य। आप देखो, मत्स्य है, वायु है, ब्राह्मण है, विष्णु इत्यादि, ये महत्वपूर्ण पुराण है। अब मैं बता दूं, लिख लो, मत्स्य जो पुराण है वो सातवाहन जो राजा थे उनके काल में इसकी रचना हुई थी। वायु कई गुप्त में हुई थी। ठीक है, विष्णु पुराण की हुई थी, विष्णु पुराण की, अरे मेरे दिमाग में अभी था, उतर गया। अच्छा कोई नहीं, लीव, मैं इसको लास्ट में बता दूंगी। ठीक है, तो मत्स्य पुराण समझ में आ गया, वायु पुराण, ब्रह्मा पुराण और विष्णु पुराण का मैं कैसे भूल गई, मुझे अभी तो याद। हाँ, अरे याद ही नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जब ऐसे हो जाता है ना तो फिर ध्यान उधर ही चल जाता है याद करने में। कोई नहीं, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ पे आते, ये आ जाएगा, आप गूगल पे देख लेना। ये हालांकि इतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं, बट मुझे याद था, सो मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है। और इसका सातवाहन और इसका गुप्त तो क्लियर है, बस ब्रह्मा और विष्णु का बच गया, ये आप गूगल कर लेना। ठीक है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ। आप देखो कि प्राचीन भारतीय समाज का इतिहास बौद्ध साहित्य तथा जैन ग्रंथ से स्पष्ट और निर्मित होता है, और इसमें हिंदू समाज की पूर्ववर्ती तथा प्रवृत्ति जीवन का दिव्य दर्शन होता है। मतलब बौद्ध धर्म ये बताता है, जैसे देखो ये सब भी क्या है, सनातन धर्म के बाद ही आया था। तो ये मतलब क्या करते हैं कि इससे पहले हिंदू धर्म था तो उसके बारे में भी इसने लिखा, इसके बाद भी हिंदू धर्म। आप देखो अभी अगर भारत में ये दोनों धर्म का शुरुआत हुआ था। ठीक है, खासकर बिहार में आप देखो, बिहार का ही बौद्ध धर्म हो गया, फिर दोनों रिलेट करता है, बार रिलेशन बोल रही हूँ, रिलेट करता है बिहार से। ठीक है, तो ऐसे में आप देख लो कि आखिर ये स्टार्ट तो यहाँ से हुआ, बट अभी भी आप देखो कि इसकी संख्या यहाँ पे बहुत कम है। ये श्रीलंका में चले जाओ, है ना, तिब्बत में चले जाओ, तो उस साइड आपको बौद्ध धर्म के बहुत सारे लोग मिलेंगे, जैन धर्म के बहुत सारे लोग मिलेंगे, बट यहाँ पे हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हमें दोनों के बारे में, मतलब उसके पहले के भी और उसके बाद के भी, दोनों के बारे में पता चलता है। जो बौद्ध ग्रंथ की जो कथाएं, अब देखो बौद्ध धर्म भी मैं पढ़ाई हुई हूँ, जैन धर्म भी पढ़ाई हुई है। देखो ये जो प्लेलिस्ट है ना आपका हिस्ट्री का, उसमें आपको स्टार्टिंग यानी पहले रिसोर्सेज, फिर हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ठीक है, उसके बाद आप देख लो कि जो महाजन पद हो गए, उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन, यानी पूरा सीरीज हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसी के साथ साथ आपका प्री हिस्ट्री जो है, मतलब उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो सबसे पुरानी वाली सभ्यता थी, आदि मानव वाली, बस सारा ही क्लियर है आपका। ठीक है, तो वो सब आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे ना आपको समझ में आएगा। बट ये सोर्सेज है तो यहाँ पे उतनी बातें करेंगे ना वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हमें बस सोर्सेज की बात करनी कि बौद्ध धर्म का पता कैसे चलता है। तो सूत पिटक, जो त्रिपिटक है, 3 से 3 हो जाएगा, कौन कौन? तो सूत पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक, इससे हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं, और जातक कथाओं से। दूसरा जैन धर्म के बारे में हम किससे जानते हैं? तो भगवती सूत्र, आचरण सूत्र,
भद्रबाहु चरित्र और पुण्यश्रत कथा कोश आदि प्रमुख है जैन धर्म को लेकर। उसके बाद आता है लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक तथा अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें भारतीय इतिहास जानने में काफ़ी मदद मिलती है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री और गुरु कौटिल्य द्वारा रचित। आप देखो कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है, हम लोग इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, और सबसे इनका फेमस नाम है चाणक्य। ये भी 3 नाम है इनका, अगर नाम चेंज कर दे तो वही है, समझना वही इंसान है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके ये गुरु भी थे और साथ में उनके महामंत्री भी थे। मतलब सारे काम ये इन्हीं की सलाह पर करते थे। आप देख लो मेन कि ये किंग मेकर थे, इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को किंग बनाया। अगर ये नहीं होते तो चंद्रगुप्त मौर्य का कोई अस्तित्व ही नहीं था। ठीक है, तो आप देख लो कि ये इन्होंने एक बुक रखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अभी आप देखोगे कि अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग मतलब इकोनॉमिक्स पता ही है, उसमें बजट ये वो है ना, इनकम, ये सब के बारे में हम पढ़ते हैं, नेशनल इनकम। बट ये जो अर्थशास्त्र है ना, ये बुक का नाम बस अर्थशास्त्र है, बट अंदर में क्या है तो सिर्फ राजनीति के बारे में बात की गई है। तो ये नाम मात्र का इकोनॉमिक्स है, इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स की ही बात करी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लौकिक साहित्य में, चाणक्य याद रखना। उसी तरीके से जो कामंदक है, उन्होंने नीतिसार की रचना की थी। कलहन कृत मतलब क्या है कि नहीं कहते हैं इन्होंने कृत किया, मतलब उनको रचना करा है। ठीक है, कृति उसको आप क्या कहो कि एक आकृति दी है। तो कलहन की राज तरंगिनी, सोमेश्वर कृत कौमुदी, मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर कृत प्रबंध कोश आदि उल्लेखनीय है। इसमें भारतीय इतिहास की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन के जानकारी मिलती है। सारे ही में ये लाइन है ऐड। उसके बाद देखो विदेशी वृत्तांत, हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में जब हमने वो स्ट्रक्चर देखा था। तो आप देखो कि प्राचीन काल में व्यापार व वाणिज्य के कारण विभिन्न देशों के विद्वान लेखक भारत आए तथा भारत की तत्कालीन परिस्थिति का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया, जिसमें यूनानी, चीनी, अरबी, तिब्बती यात्री शामिल थे। आप एक बात बताओ, आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब मैं तो पढ़ा रही हूँ, आप देखो कि मैं इसको स्लोली भी पढ़ा सकती हूँ, बट अब क्या है ना, लोगों की मेंटालिटी है कि जो 2 घंटे का वीडियो होगा वो नहीं देखेंगे, वो चाहते 10 मिनट में ये सारी बात हम समझ लें, जानकार बन जाए। तो ये पॉसिबल नहीं होता। आप देखो मैं इतना जल्दी भी बोलूँगी, फिर भी मुझे लगता है 30-40 मिनट का वीडियो हो ही जाएगा। तो ये क्योंकि एक लंबा टॉपिक है, अगर आप इसको बुक से पढ़ने बैठोगे तो 40-50 पेज में आपको ये रहेगा, बट फिर भी मैं इतना शॉर्ट करके लाई हूँ। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बताओ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट जरूर करना। मैं अपने टेक्निक को बदलूंगी, ठीक है, और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि वीडियो तभी आप देखो कि मैं मतलब क्या है कि मेरी क्या मतलब मेरा इसके पीछे क्या इंटेंशन है कि आप समझ पाओ, मैं इसी के लिए समझा रही हूँ। तो अगर आप नहीं समझ रहे हो तो आप कमेंट करना, मैं उसको दूसरे तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। तो देखो विदेशी वृत्तांत में क्या हो जाता है, जो भी लोग आए भारत और भारत के बारे में लिखा, तो बहुत सारे लोग आए, यूनान के लोग आए, चीनी लोग आए, अरबी लोग आए, तिब्बती लोग आए। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे देखो, जैसे चीन से 3 दार्शनिक अपने आए। कौन कौन? फाहियान, जिन्होंने किताब रखी फो क्यों की, अलग लैंग्वेज है, चाइनीज़ है, ऐसे ही रहेगा। उसके बाद वेनसांग की भारत यात्रा 7 या 8 में ये चैप्टर भी है, तो वेनसांग भी भारत आए थे। और इन्होंने सी यू की ये लिखी थी, ठीक है। इत्सिंग भारत आए, इनकी खैर पुस्तक का नाम यहाँ पे नहीं दिया है, बट चीनी यात्री में ये तीनों की आप नाम रख याद रखना, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग, चीन का क्लियर। उसके बाद यूनान से कौन आए थे? तो मेगास्थनीज आए थे, और इनकी पुस्तक इंडिका, मतलब मुझे लगता है ये 7 से ये क्वेश्चन करा जाता है, 6-7 से, और लास्ट तक पूछा जाता है ये, क्योंकि मतलब होता है ना, कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो रिपीटेड होते हैं, हर एग्जाम में आने ही फिक्स ही रहते हैं, सो उस टाइप के एक क्वेश्चन में है। उसके बाद अलबरूनी अलबरूनी ने क्या किया था? किताब उल हिंद की रचना की थी, और अल मसूदी ने मानसून की जानकारी के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा था। उसी तरीके से जो अब्दुल रज्जाक है, उन्होंने मतलाए साहिन लिखा था, और इब्न बतूता ने रिहला लिखा था, ठीक है। तो इन्होंने अपने पुस्तक में ऐसे इन सब के बारे में बताया था। उसके बाद ये तो आपका क्लियर हो गया। अब हम वापस से आप देखो साहित्यिक स्रोत हमने कंप्लीट कर लिया, विदेशी वृत्तांत भी कर लिया, बचा क्या? तो पुरातात्विक स्रोत बचा, यानी पुरानी वस्तुएं। तो आप देखो कि पुरानी वस्तुएं कितनी प्रकार की होती है,
मतलब पुरानी वस्तुओं में हम किन किन चीज़ों को रखते हैं। तो सबसे पहले सिक्का का वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइम में अलग अलग, अभी आप देख लो आपकी मतलब आपकी नज़रों के सामने आपने देखा था 2016 8 नवंबर को नोट चेंज हुआ था। पहले 500 का नोट आता था, अब कहाँ आता है, अब 200 का आता है। और डायरेक्ट अब कितना का, अब सॉरी 500 का था, 1000 का नहीं आता, सॉरी सॉरी 200 का आ रहा है, 500 का आ रहा है, और 1000 का नहीं आकर अब डायरेक्ट 2000 का आ रहा है। तो नोट आपने देखा कि टाइम के साथ चेंज हो गया आपकी आंखों के सामने, और हम तो इतिहास पढ़ रहे हैं, बहुत बार चेंज हुआ। तो अलग अलग टाइम के बारे में बताता है। अभिलेख, मृत भांड और स्मारक, ये क्या करते हैं, हमें पुरानी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो इन तीनों के बारे में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। मृत भांड आपको चलते चलते बता देती हूँ। मृत भांड होता है, मृत मतलब होता है मृदा यानी मिट्टी, और भांड मतलब होता है बर्तन, यानी मिट्टी के बर्तन को हम लोग मृत भांड कहते हैं। यहाँ पे मैंने मृत भांड का डेफिनेशन भी लिख दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी मिट्टी के बर्तन बनते हैं तो उसी वस्तु को हम लोग मृत भांड कहते हैं। तो आप देख लो कि मानव का प्रथम जो रासायनिक खोज है वो किसे कहा जाता है, तो मृत भांड को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। यानी आप देखो पीसीएस लेवल के एग्जाम में भी पूछता है कि इतिहास मानव का प्रथम रासायनिक खोज क्या है, तो वो है मृत भांड। आप देख लो कि ये साइंस के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, मतलब हिस्ट्री के लिए, कि इसको पुरातत्व का वर्णमाला कहते हैं। जैसे अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आप जो वर्णमाला ABCD पढ़ते हो, या फिर हिंदी में क ख ग घ पढ़ते हो, सारा हिंदी इसी पे बेस्ड है, या फिर सारा इंग्लिश इसी पे बेस्ड है। उसी तरीके से पूरे पुरातत्व के इतिहास को किस पे बेस्ड बनाया गया, तो मृत भांड को, इसको वर्णमाला कहा जाता है पुरातत्व का। तो आप देख सकते हो कि इसका ऐतिहासिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण स्थान है। आप देख लो जब ताम्र पाषाण, यानी आप देखो चिरकोलिथ टाइम का हम बात कर रहे हैं, मतलब पाषाण काल का ही बात कर रहे हैं। तो पाषाण काल यानी प्री हिस्ट्री से लेकर और महाजनपद तक इसके अवशेष मिलते हैं। आप देख लो ये बहुत, मतलब हम कहते हैं जब से इतिहास शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक इसके अवशेष मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। आप देखो इस तरीके के बर्तन का, गुल्लक का हम लोग यूज़ करते थे, इसमें ऐसे छेद है तो उसमें पैसा डाला जाता है। बचपन में हम लोग इस गुल्लक का यूज़ करते थे, बैंक का। तो वही देखो हड़प्पा जो है वो गैरिक मृत भांड, हड़प्पा सभ्यता से देखो अलग अलग टाइम में, अभी हमने पढ़ा कि ताम्र पाषाण में मिले, अलग टाइम में मिले। तो आप देख लो कि हड़प्पा में किस तरीके के मृत भांड थे। तो हड़प्पा सभ्यता के टाइम जो मृत भांड थे वो गैरिक मृत भांड थे, यानी गेरुआ कलर का। सबसे बेसिक कलर होता है ये गेरुआ, देखते हो ईंटा वगैरह इसी कलर, मिट्टी को अगर पकाओगे तो इस कलर का हो जाएगा। तो साइंस तो डेवलप था नहीं, तो ये लोग इस तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो ये गैरिक मृत भांड, आप देखो कि यूपीएससी के एग्जाम में पूछा था तो इसको OCP लिख दिया था, ठीक है। तो हम बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि OCP क्या है। तो आप देखो कि इसी को इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म करके पूछे, यानी कितना डीप क्वेश्चन पूछता है ये आप देखो। तो ये जो हो गया, इसका कलर कैसा हो जाता है, तो लाल हो जाता है। नाम आपने याद रख लेना है। और ये कहाँ से मिला था, तो आप देखो कि अब खेरी, बहेरिया, बहादुराबाद, झिजाना, लाल किला, अतरंजी, खेरी, सपाई, ये सब जगह पे इस टाइप का जो मृत भांड है वो मिला था। तो ये हमने देख लिया हड़प्पा सभ्यता में कैसी मृत भांड थी। ठीक इसके आगे आप देख लो जब वैदिक सभ्यता आई थी तो इसमें डेवलप हुआ। अब देखो ये जो मतलब ये जो बर्तन है ये क्या था कि कोई भी यूज़ कर सकता था, क्योंकि नॉर्मल है, यानी गरीब इंसान भी यूज़ करते थे, आम जनता, और जो उस वक्त बड़ी मतलब बड़े लोग होते थे, संपन्न लोग होते थे, वो मतलब सब लोग इसका यूज़ करते थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ गया कि वैदिक सभ्यता आई। तो वैदिक सभ्यता में ये भी थोड़ा सा होता है ना, हर टाइम के बाद। आप देखो 2000 में एक फ़ोन था, तो वो कैसा फ़ोन था, फिर 2010 में जो फ़ोन आया वो कैसा है, 20 में आया कैसा है, अब 2030 में जो आएगा उसमें और ज़्यादा जो फीचर्स ऐड कर दिए जाएंगे। तो उसी तरीके से मृत भांड में और फीचर ऐड हो गया। आप देखो इसका कलर भी चेंज हो गया, और इस पर पेंटिंग यहाँ पे बन रहा है, आपको दिख रही है, यानी तो इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम भी कि चित्रित धूसर मृत भांड, ठीक है। इसको चित्रित धूसर मृत भांड कहा गया। पेंटेड ग्रेवियर, ये जो रंग है उसका ग्रे कलर का होता था, और पश्चिम गंगा के मैदान और भारतीय उपमहाद्वीप के घग्गर हकरा घाटी में एक लौह युग की भारतीय संस्कृति है जो पारंपरिक रूप से दिमांकित सी है। मतलब वही इस तरीके का जो पॉट है या फिर वेयर है वो बनाते थे।
तो ये हो गया वैदिक। तो आप देखो ये जो थे ये सिर्फ संपन्न लोग यूज़ करते थे। अच्छा देखो आप जो प्लेट वगैरह होते हैं, जो डिनर सेट होता है, वो सब लोग यूज़ करते हैं, सब लोग खाना खाते हैं। बट जो आप बहुत गरीब इंसान है उसके यहाँ पे जाओ तो उसके यहाँ नॉर्मल आपको दिखेंगे। वहीं अगर आप जाओगे मतलब मिडिल क्लास फैमिली संपन्न लोग के यहाँ, तो उसके यहाँ थोड़ा अच्छे वाले दिखेंगे। वहीं आप चले जाओगे अंबानी के यहाँ, तो हो सकता है वो आपको सोने के प्लेट में खिलाए। तो उसी तरीके से ये जो था ये सबके पास मिलेगा। फिर ये वाला जो पॉट है ये सिर्फ संपन्न लोग के पास मिलेगा, क्योंकि थोड़ा इसमें डिज़ाइन है तो महंगा मिलता होगा। और उसके बाद जो महाजन पद में पॉट है, ये देखो कितने सुंदर थे, बहुत अच्छे लगते थे। तो उत्तरी काले चमकीले अमृतपान यानी नॉर्थ ब्लैक पोट्री वेयर इसको कहते थे, पोट्री वेयर। ये रासायनिक पदार्थ का इसमें प्रयोग होता था। आप देख सकते हो ना कि कितना ज़्यादा चमकीला है, वो कितना शाइन कर रहा है। तो इसमें रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता था इसको चमकीला बनाने में। और इसका रंग कैसा होता था? काला होता था। नाम से ही पता चल रहा है काले। सो देखो ये कितने सुंदर सुंदर होते थे, आप देखो यहाँ पे बहुत अच्छे लगते थे। तो इसी कारण ये जो थे ये सिर्फ बहुत अमीर लोग जो होते थे या फिर बहुत कम इसका उपयोग होता था, क्योंकि महंगे आते थे। तो इसको लोग होता है ना सजावा, अभी भी हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे ग्लास सेट होते हैं या फिर कोई ऐसा बर्तन जिसको जब कोई गेस्ट आते हैं होली दीपावली में वो निकलता है, फिर वो अलमीरा में ही रहता है। बट कुछ जो नॉर्मल ग्लास होते हैं वो आप डेली यूज़ में रखते हो, तो वही बात है। तो ये महाजन पद के हो गए। तो यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा मृदभांड की क्या विशेषता है, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है स्मारक। तो स्मारक भी आप लोगों को पता जैसे है ना, यहाँ पे शांति स्तूप क्या क्या सारे जो स्तूप वगैरह होते हैं ये स्मारक के अंतर्गत आते हैं। पहले अभिलेख की बात कर लेते हैं। कहीं पे भी दीवार में, गुफाओं में, स्तंभ यानी पिलर में, ठीक है। उसके बाद ताम्र पत्र यानी तांबे के पत्र, मतलब तांबे का आप देखो सीट टाइप का आता था। तो इस पर खुदाई करके जो लिखा होता था उसे प्रमाणित इतिहास का निर्माण अभिलेख से ही संभव है, ठीक है। इसे ही हम लोग अभिलेख कहते हैं। कहीं पे भी अगर खुदाई करके लिखा हुआ है तो उसको हम लोग अभिलेख कहेंगे। अब देखो भारत का जो सबसे पहला अभिलेख है वो अशोक का अभिलेख है, ठीक है। जिसको किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स उस पर लिखा हुआ है अशोक को प्रियदर्शी कहा गया, यानी जो देखने में बहुत प्रिय लगे, बहुत सुंदर लगे, प्रियदर्शी राजा अशोक। तो ये पहला अभिलेख है भारत का। जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था सबसे पहले। उसके बाद अगर हम विश्व के पहले अभिलेख की बात करें तो वो है डेरियस, जिसको ईरान का ये मतलब ईरान में ये मिला था। विश्व का सबसे पहला अभिलेख, याद रखना, ठीक है। देखो एक चीज़ बता दूं, पहला मतलब कि ये नहीं कि ये पहला ही सबसे पहले यही लिखा गया था। पहला मतलब कि हमने सबसे पहले इसे खोजा था, ठीक है। जैसे हम कहते हैं भारत की खोज, तो ऐसा थोड़ी है कि भारत भुलाया हुआ था, हम लोग जाके भारत को खोज लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब खोज मतलब कि कोई खोया नहीं है, बट हमें सबसे पहले इसकी जानकारी मिली। जैसे हम देखते हैं ना कोई चीज़, मान लो स्वाइप कर उसको क्या क्या हाँ स्वाइप करते करते कोई वीडियो आता है, तो आप अचानक पहली बार देखते हो तो कहते अच्छा है, बहुत अच्छी वीडियो, फिर आप उसके प्रोफाइल पे जाते हो। तो ऐसा थोड़ी कि आपने जब तक उस पर प्रोफाइल चेक नहीं किया उससे पहले उसका प्रोफाइल था ही नहीं, था, बट आपको अब मिला, वही बात है। तो इन अभिलेखों पर शासक का नाम, वंश, संधि, विग्रह, सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों एवं अन्य जानकारियां प्राप्त होती है। फिर है सिक्के। तो अभिलेख के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा जारी किए गए सिक्कों में भी इतिहास के तथ्यों का पुनर्निर्माण किया जाता है। साधारणतः 206 बीसी से लेकर 300 एडी तक के भारतीय इतिहास की जानकारी सिक्कों से प्राप्त होती है। सिक्कों का अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहते हैं, यानी जो सिक्का का अध्ययन होता है। जैसे अब मान लो कि जो बायोलॉजी का अध्ययन है उसको हम लोग कुछ कहते हैं, कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी कहते हैं। उसी तरीके से जो सिक्का है उसके अध्ययन को हम लोग कैसा ये नाम है, न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। न्यूमिस्मैटिक। मुद्रा की तत्कालीन आर्थिक दशाओं से संबंधित राजाओं की साम्राज्य की सीमा का भी ज्ञान होता है। मुद्रा से पता चल जाता है कि जैसे आप भी देखोगे अपने सिक्का पे रहता है, यहाँ पे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सिक्के, भारत सरकार आपको 2000 रुपये देने की अदा करती है, भुगतान करने की अदा करती, पता नहीं किस चीज़ की अदा करती है। तो ऐसे में देखो कि उसमें हम लोगों को पता चल जाता है कि उस वक्त राजा कौन थे, राजा का वंश क्या था, राजा मतलब सारा कुछ हमें पता चल जाता था सिक्का देख के।
कि टाइम क्या था सिक्के का। अभी देखोगे ना आप यहाँ पे रहेगा, जैसे कोई भी सिक्का रहेगा, यहाँ पे आप डायग्राम देखो तो यहाँ पे इस तरीके से भारत सरकार का रहेगा, इसी तरीके से है ना, मतलब समझाने के लिए बता रही हूँ। इस तरीके से नीचे दिखा रहेगा 2006 से लेकर 2009 तक, वैसे वही है। किसी काल के सिक्के की बहुलता को देखकर हमें ये भी पता चल जाता है कि उस काल में व्यापार वाणिज्य बहुत ही अच्छे से थी। सही बात है। अब मान लो किसी के घर रेट पड़ता है, उसके घर में बहुत पैसा मिलेगा, तब क्या पता चल जाता है कि अच्छा या तो ये बहुत अमीर है, दूसरा नहीं तो ये बहुत बेकार आदमी है, इन्होंने काला धन को जमा कर रखा है। तो वही बात है। तो जब हम बहुत सिक्का किसी काल का देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये लोग बहुत अमीर थे, बिजनेस बहुत ज़्यादा करते होंगे, इसलिए ना इनके पास ज़्यादा बैलेंस है। तो बैंक तो होता नहीं था कि बैंक बैलेंस होगा, तो हम लोग सिक्का से पता कर देते हैं। हम सिक्कों को वंश के आधार पर बांट सकते हैं, जो अग्रलिखित है। पहला सिंधु। अब देखो सिंधु सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता, और इस पे भी सिक्के थे कुछ इस तरीके के, आप तस्वीर में देख सकते हो। तो ये मिट्टी का सिक्का होता है, जिसको हम लोग टेराकोटा कहते हैं। हार्ड मिट्टी ही टाइप का होता है, इसको हम लोग टेराकोटा कहते हैं। फिर मौर्य में आप देखो 3 प्रकार के सिक्के आए। आहत, जिसको आहत मतलब कहते हैं ना कि अरे आपकी बातों ने मुझे मेरे दिल को आहत पहुंचाया, मतलब कि चोट पहुंचाया। तो वैसे सिक्के जिनको चोट करके सिक्का बनाया जाता था, पीट करके बनाया जाता था, उसको आहत सिक्के कहते थे। पंचमार्क, जिसपे 5 ऐसे मार्क बने रहते थे। उसके बाद चांदी के सिक्के भी मौर्य काल में देखने को मिले। फिर आए यूनानी। तो यूनानी के जो सिक्के थे उनको हम लोग इंडो ग्रीक सिक्का कहते हैं। ठीक है, इंडो यानी इंडिया, ग्रीक यानी यूनान, तो इसको इंडो ग्रीक कहते हैं। और सर्वप्रथम जो सोना का सिक्का था वो इंडो ग्रीक ही था, लेकिन ये शुद्ध नहीं था, मिलावट वाला सोना था। ठीक है, इसलिए हम लोग सबसे पहला सोना था यूनान का सिक्का इंडो ग्रीक में, बट ये ओरिजिनल सोना यानी प्योर सोना, ओरिजिनल तो था मतलब उसका मिक्सचर था, प्योर नहीं था। उसके बाद आता है कुषाण। कुषाणों ने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के लाए थे। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि शुद्ध सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने लाए थे, तो कुषाण ने लाए थे। सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने लाए थे, तो यूनान ने लाए थे। और अगर पूछेगा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने लाए थे, तो वो गुप्त वंश ने लाए थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, वो लोग गुप्त वंश में क्या किया था, सबसे पहले सोने के सिक्के लाए थे सबसे ज़्यादा। उसके बाद है शुद्ध सोने के सिक्के। जो स्कंदगुप्त है उन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के लाए थे। सॉरी, शुद्ध नहीं, अशुद्ध होगा, अशुद्ध मतलब सोना को तो था बट ये अशुद्ध सोना था, तो किसने लाया था, स्कंदगुप्त ने लाया था। उसी तरीके से जो मयूर शैली, उस पर एक मोर का बना हुआ था। ठीक है, तो मयूर शैली के, अच्छा ये जो पंचमार्क था ना, ये इस तरीके से, यानी आप देखो इस तरीके से सिक्के थे, यानी 1 2 3 4 5 कोण में बटा हुआ था। मयूर शैली के सिक्के किसने लाए थे, समुद्रगुप्त ने लाए थे। चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने लाए थे। और सातवाहन ने सबसे पहले सीसा का सिक्का लाया था। अब देखो यहाँ पे एक बात और कि जो शेरशाह थे, वो जब हुमायूं बिहार आए थे, तो बिहार में उस वक्त बाढ़ का सीजन था। तो ऐसे में क्या हुआ था कि शेरशाह ने, मतलब लड़ाई हुई थी शेरशाह और हुमायूं में, और उन्होंने उनको मतलब भगाया था यहाँ से। तो भागते भागते वो क्या किए थे कि पटना के मतलब पुल पे से वो नीचे गिर गया, क्योंकि गांधी सेतु पुल नहीं। तो वो गंगा नदी में जब गिरे तो एक मछुआरे ने उनकी जान बचाई थी, जिसका नाम था सियाबुद्दीन। रुको, सियाबुद्दीन। तो इन्होंने क्या, शायद गलत है, मैंने शायद पता नहीं। तो सियाबुद्दीन नाम सुन लो, आप लिख लो, आपको आता होगा अच्छे से, ये वाला सा होगा। सियाबुद्दीन ने क्या किया था कि तो इन्होंने हुमायूं की जान बचाई, तो हुमायूं खुश हो गया और उनको बोला कि बताओ तुम क्या चाहते हो। तो वो सोचा क्या कि कुछ मतलब ऐसा करे जिसके बारे में मतलब इतिहास रचा जाए, क्योंकि वो एक दिन का, जैसे अभी नहीं देखते हो, खुश होकर एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया था। एक मूवी है नायक, जिसमें खुश होकर उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। पता चलता है कि फिर वो पुराने चीफ मिनिस्टर का मतलब सत्ता ही खत्म कर देते हैं। तो उसी तरीके से देखो कि इन्होंने बोला कि क्या बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो वो बोले कि मुझे एक दिन का राजा बनना है, और इन्होंने राजा बन के क्या किया कि सिक्का चलाया। किस चीज़ का, तो चमड़ा का सिक्का चलाया सियाबुद्दीन ने। तो ये हुमायूं के काल में सियाबुद्दीन ने चमड़ा का सिक्का चलाया था, ये भी आप याद कर सकते हो। उसके बाद सातवाहन ने सीसा। ये सीसा क्या है, मतलब ग्लास वाला शीशा नहीं, लेड वाला शीशा है। ठीक है, उसके बाद आता है शेरशाह। शेरशाह ने 3 तरह के सिक्के चलाए थे। तांबा के सिक्के, जिनको हम लोग दाम कहते हैं। नॉर्मली आप देखो, अभी भी हम लोग बिहार में बोलते हैं किस चीज़ का क्या दाम है, तो दाम मतलब कि तांबा का सिक्का सबसे कम। जैसे अभी देखो सबसे कम क्या आता है, रुपया आता है।
मतलब हम लोग रुपये में बात करते हैं, फिर सैकड़ा आता है जिसको हम लोग 100 कहते हैं, और उसके बाद क्या आता है, हज़ारों में बात करते हैं। हालांकि लाखों करोड़ सब होता है, मतलब इन तीनों में देखो तो सॉरी। तो तांबा दाम हो गया, चांदी जिसको हम लोग रुपया कहते थे, जो चांदी का सिक्का होता था उसको रुपया कहते थे, तांबा के सिक्का को दाम कहते थे, और सोने के सिक्का को असरफी कहते थे। मेरे पास असरफी है, ये हालांकि बताना नहीं चाहिए बट मैं बता, पुरानी चीज़ें जो होती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मेरे पास बहुत सारा, मतलब एक बॉक्स में बहुत सारा सिक्का था, हालांकि अभी पता नहीं कहाँ है। अब ऐसा नहीं कि कोई सुन लेगा मेरे घर में आ जाएगा और चोरी वोरी करने, इसलिए मैं पहले बता देती हूँ, अब घर पे नहीं है वो, बट मेरे पास है असरफी, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो ये शेरशाह ने स्टार्ट कराया था। उसके बाद स्मारक और भवन की बात करते हैं, तो प्राचीन काल में महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, दक्षिण के द्रविड़ शैली और दक्षिण पथ के मंदिर वैसल शैली में है। तो ये हमें कैसे पता चलता है, मंदिरों को देखकर, स्मारकों को देखकर। आप देखो साउथ की जितनी भी मंदिर होगी वो इस तरीके से दिखेगी, है ना। वो उड़ीसा के हो गए, चाहे आंध्र प्रदेश की, चाहे तमिलनाडु की रामेश्वरम मंदिर देख लो, तिरुपति बालाजी मंदिर देख लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी की मंदिर देख लो, इसी शैली में आपको दिखेगी। वहीं आप उत्तर भारत में आओगे तो नागर शैली में वहाँ की मंदिर की अलग ही आकृति रहेगी। तो वही है, तो इससे भी हमें इतिहास का पता चलता है। दक्षिण पूर्व एशिया व मध्य एशिया में प्राप्त मंदिरों तथा स्तूपों को भारतीय संस्कृति के प्रसार पर प्रकाश पड़ता है। यानी जो अब हम दक्षिण पूर्व एशिया की बात करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है मंदिर का वो भारत से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, भारतीय संस्कृति से। तो यही बात है। तो यहाँ पे हमारा स्मारक और भवन भी क्लियर हो गया। तो फाइनली हमें निष्कर्ष लिखना पड़ता है। तो निष्कर्ष यानी जब एग्जाम में लिखोगे ना तो लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना पड़ता है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं लिखने, लिखोगे तो अच्छा लगेगा, सो बात है, ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो निष्कर्ष यानी कि सारा ही बात लिखा, उसका सार क्या था। तो आप देख लो कि उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए पर्याप्त मात्रा में साहित्यिक व पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। सही बात है। इसके द्वारा हमें राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के बारे में बड़े आसानी से पता चल जाता है। यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर। कहीं पे भी दिक्कत हो आप कमेंट करके हमसे पूछ लेना। बाय बाय।